ये आपका पहला टेलीविजन इंटरव्यू है एंड थैंक यू सो मच प्रणव भाई कि आपने हमें चुना, आज तक को चुना इस इंटरव्यू के लिए। एक तरीके से जो हम इंडिया की बिग पिक्चर की बात करते हैं ना, उसमें अडानी ग्रुप को जिस रूप में हम देख रहे हैं और एक एक करके उस किरदार के अलग अलग पहलुओं की हम बात करेंगे। 2026 में, चूंकि दिसंबर में हमें 2026 में कदम रखते हुए सोच क्या है? थैंक यू श्वेता जी। देखिए 2026 में अगर देखा जाए तो वी लुक एट द फ्यूचर विथ अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म। जिस तरह वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ 5 ट्रिलियन and in the next 5 to 7 years, $10 trillion economy, I think infrastructure plays a very large role in this whole Indian growth story. और ख़ास करके जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वेदर इट इज़ रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, एनर्जी, यूटिलिटीज़, urban sustainable living, these are all very important aspects. And I think अभी जो आने वाला 2026-27 गवर्नमेंट का lot of focus is on this. So we are looking at it with a lot of optimism. पर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा बिजनेसेस हाथ डालते नहीं हैं। ऐसा क्यों है कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं? जहाँ सब लोग नहीं डाल रहे हैं वहाँ हम लोग डाल रहे हैं। बट नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट इन दैट सेंस ए ईजी बिजनेस, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि बहुत लॉन्ग टर्म जेस्टेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि आज आपने पैसा डाला और आपको 1 साल या 2 साल में रिटर्न्स मिलेंगे। पहले फ्यू इयर्स यू हैव टू पंप इन द मनी, लुक एट लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। बट सी दोज आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर देर आर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि आज की तारीख में इफ़ यू लुक एट बिजनेसेस ओवर 25 ईयर्स, ओवर 50 ईयर्स, इनफैक्ट द एयरपोर्ट्स जो हम लोग अभी एयरपोर्ट्स जो डेवलप कर रहे हैं वो आने वाले, वी आर लुकिंग एट इट ओवर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। Electricity, the energy generation business जो हम देख रहे हैं, that we are looking over the next 25-30 years. So if you're looking at the long-term vision, and as you know, our chairman Gautam Bhai, he is always looking at 15, 18, 20 years ahead of time. And और जो इंडिया जो हम कहते हैं विकसित भारत 2047 में देखना चाहते हैं, खास करके you know, even from आत्मनिर्भर point of view, this is the sector that one has to look at. वाकई भारत विकसित से विकासशील की तरफ कदम बढ़ा रहा है। उसमें नंबर 1 कि आप क्या किरदार अपना देखते हैं, अपनी भूमिका क्या देखते हैं। दूसरी चीज़ ये कि वर्ल्ड क्लास एसेट्स की बात अगर की जाती है तो उसमें क्या कुछ ऐसे ग्लोबल मॉडल्स हैं जो इंस्पायर करते हैं आपको? इसके मतलब मायने क्या हैं? नहीं श्वेता जी, ऐसा है कि ये सारे बिजनेसेस जो हमारे हैं उसके अंदर आज देर आर ग्लोबल लीडर्स। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि एयरपोर्ट्स है, तो एयरपोर्ट्स के अंदर आप लोग सबने ट्रैवल किया है, कभी आप अबू धाबी या फिर दुबई या कतार या इन दी ओल्ड डेज ऑल द यूरोपियन एयरपोर्ट्स दैट यू वुड सी, दोज वेर दी स्टैंडर्ड्स दैट वन वुड लुक एट। और आपने अभी देखा है कि लास्ट 5-7 ईयर्स में इंडिया में भी बहुत प्रगति हुई है सब एयरपोर्ट्स में। अब काफ़ी एयरपोर्ट्स आपने इंडिया के देखे जो प्राइवेटाइज हुए हैं, दे आर लुकिंग एट ग्लोबल बेंचमार्किंग विच वी लुक एट। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो लुक एट, हम लोग ये भी देखते हैं कि हमने लास्ट ईयर कितने पैसेंजर्स, कितने हैप्पी पैसेंजर्स, कितने हैप्पी कस्टमर्स, हमने क्या क्या चेंज किया एंड हाउ वी आर चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद टेक्नोलॉजी ऑल्सो। फिर अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो आज आप देखेंगे कि एज अ ग्रुप वी हैव ऑलमोस्ट 15+ पोर्ट्स इन इंडिया एंड 4 अब्रॉड। पर हम ये मानते हैं कि जो रॉटरडैम पोर्ट्स है या सिंगापुर पोर्ट है, उनके साथ वी हैव टू सी दैट आर वी एबल टू मैच विद द टर्न अराउंड टाइम, वेदर इफ इट्स ऑफ अ कंटेनर और कंटेनर का हो। जैसे आज अभी हम लोग ने विजिंजम एयरपोर्ट का ओपनिंग किया, वो आज इंडिया का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब है। आज की तारीख में हिंदुस्तान का सब कार्गो ट्रांसशिपमेंट के लिए आइदर ये साइड मिडिल ईस्ट में फुजेरा जाता था या ये साइड देखे तो फिर स्टेट्स ऑफ मलाका में जाता था। बट व्हाई नॉट इंडिया हैविंग इट्स ओन लार्ज ट्रांसशिपमेंट हब? सो ये काफ़ी डीप पोर्ट है विजिंजम जो केरला में है, और उसके अंदर वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट शिप्स very comfortably can dock
alongside. अच्छा, So that's how we benchmark. वैसे मूडीज ने भी कई अडानी एंटिटीज का जो आउटलुक है उसको अपग्रेड कर दिया है। ये एक वो रहता है, टेंशन रहता है कि क्या रेटिंग हो रही है, यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटलुक जब आता है तो लगता है कि नहीं। नहीं, ये आपने अच्छा पॉइंट लिया। सिर्फ मूडीज़ नहीं, S&P, फिच, ऑल ऑफ देम ने हमको अपग्रेड काफ़ी कुछ कर दिया। इनफैक्ट वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज हिंदुस्तान में जिनका रेटिंग सोवरिन रेटिंग के साथ है। जो हिंदुस्तान का रेटिंग होता है दैट्स द कैप, उसके इक्विवेलेंट टू दैट है। बट आई थिंक अगर आपका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, वी आर वेरी ऑपरेशनल फोकस, वी आर वेरी एग्जीक्यूशन फोकस, तो अगर आप उसी पे ध्यान देते रहे तो फिर श्वेता जी यू नो यू गेट द रेटिंग्स बिकॉज दैट्स अ बाय प्रोडक्ट, दैट्स द फाइनल रिजल्ट। सो आपको जान के ये अच्छा लगेगा कि सी टुडे ओवर द नेक्स्ट 5 years वी हैव कमिटेड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 10 लाख करोड़ का, which means that almost every year we are going to invest 2 lakh crores and all of it in the infrastructure sector in India. So considering that we are right on track right now as we speak, particularly on execution. अच्छा, एक चीज़ मैं देख रही थी क्योंकि इस चीज़ को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं कि किन किन स्टेट्स में अडानी ग्रुप, हाल में तेलंगाना को लेकर मैंने बड़ा अनाउंसमेंट देखा। स्टेट्स में तेलंगाना से लेकर बिहार तक निवेश की बात आती है, यूपी है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, असम है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि हर स्टेट में, इन सारी स्टेट्स, मतलब स्टेट्स और हैं लेकिन ये सारी वो स्टेट्स हैं जहाँ पर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन अलग अलग है। हालांकि इसके साथ ही आरोप हमेशा एक बिजनेस हाउस पर, आप लोगों पर भी राजनीतिक फायदे को लेकर लगते हैं और रिश्तों को लेकर लग जाते हैं। देखो, इसके लिए मैं बताता हूँ कि आज की तारीख में हम लोग ऑलमोस्ट 26 स्टेट्स में इन्वेस्टेड है इंडिया में। उसके सिवाय हमारी 400 लोकेशंस है वेयर वी हैव इन्वेस्टमेंट्स इन सम फॉर्म और दी अदर इन द बिजनेसेस दैट वी हैव। इट कुड बी आवर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, आवर पावर बिजनेस, आवर सीमेंट्स बिजनेस, आवर यूटिलिटी बिजनेस, सो वी आर देयर। हम लोग जब भी आप देखेंगे कि कोई भी स्टेट को जब इन्वेस्टमेंट करना हो, देन दे हैव व्हाट दे कॉल द इन्वेस्टर्स समिट, wherever they are welcoming and see अभी एक इंडिया में एक मॉडल तो हो गया है कि each state is competing with the other state, how much investment you are able to bring because people are asking questions. आज की तारीख में the youth in Bihar will ask the leadership in Bihar, why is the investment not coming into Bihar? To your point, same way the youth of Kerala will ask the dispensation and the leadership, okay, why is an investment coming into Kerala? Why do I have to go and work outside? And the same is the case with Assam, or same is the case with West Bengal, where we are invested everywhere. And I'm telling you today, the kind of investment that we have done in Kerala, whether it's the Thiruvananthapuram airport or whether it's the Vizhinjam port, very few investors over the last few years have done that kind of investment in Kerala. If you talk about Bihar, I don't know how many private parties are invested as much as we have invested. In fact, we are privileged and honored to get the power plant that we are developing in Peerpanti, in Bhagalpur. So there we are putting up 2400 megawatt, which is जो 20,000 करोड़ का investment है। तो क्या है कि एक डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़रूरत है, और सब जानते हैं कि अगर मुझे स्टेट को डेवलप करना है, द फूड फॉर द इंडस्ट्री, द फूड इज एनर्जी, एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज कमिंग इन. सो when the state needs investment, irrespective of the political parties, we go there and we look at that.